अब इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, इन रिलेशन टू एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव मेंट अटेस्टेड बाय 2 और मोर विटनेसेस। ये आप याद कर लीजिए, टीपीए में लिखा है 2 और मोर विटनेसेस। इस पे से एमसीक्यू कई बार आया है कि अटेस्टिंग विटनेस के लिए आपको कितने लोगों की ज़रूरत होती है, 2 और मोर। ऐसा नहीं वहाँ पे कभी कभी सिर्फ 2 लिखा होता है, बच्चे उसको मार्क करके आ जाते हैं। ये आंसर सही है, 2 और मोर। अब ईच ऑफ whom has seen the executant sign or affix his mark। या तो आप एक काम करिए, मान लीजिए ए एंड बी के बीच में हो रहा है एक ट्रांजैक्शन, इट इज रिगार्डिंग द सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी। एक घर है, उसका सेल हो रहा है ए और बी के बीच में। अब इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ए क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बी को दे रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगा, ए साइन करेगा। ए ने मान लीजिए इसको साइन कर दीजिए, कर दिया। अब क्या होता है, ये जो इसके अटेस्टिंग विटनेस होते हैं, या तो वो वहाँ पे प्रेजेंट हो, मान लीजिए सी और डी अटेस्टिंग विटनेस है, उन्होंने ये सारी प्रोसेस को होते देखा। उन्होंने देखा कि ए जो है वहाँ पे वो अपने साइन कर रहे हैं या वो अपना थंब इम्प्रेशन लगा रहे हैं। एक तो ये सिचुएशन हो गई, दिस इज अलाउड। दूसरी सिचुएशन इंडियन लॉ में क्या है, दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए सी और डी वर नॉट प्रेजेंट देयर, बट देन ऑल्सो ए और बी के बीच में ये डीड जो है वो साइन हुई, एग्जीक्यूट हुई। अब क्या होता है, ए जाते हैं सी और डी के पास इस साइंड और एग्जीक्यूटेड डीड को लेकर। ए जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं ना अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर को मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और मैं ये अपनी फुल कंसेंट के साथ कर रहा हूँ। सी और डी उसको देखेंगे कि अच्छा ये डरा घबराया नहीं है, उससे थोड़ी बात करेंगे कि भाई क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ए बोलते कि भाई मैं ना बैंगलोर शिफ्ट हो रहा हूँ, मुझे वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, दैट्स व्हाई आई एम सेलिंग दिस। अच्छा, तो ये बोलेंगे ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इसको साइन कर देंगे। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये जो सेकंड केस है, इसमें जब ए सी और डी के पास जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एक्नॉलेजमेंट। अब जो अटेस्टिंग विटनेस है उनको ये मतलब नहीं है कि सेल डीड के अंदर क्या लिखा है। हो सकता है 50 लाख की प्रॉपर्टी को 5,000 में दे रहा हो, दे डोंट केयर अबाउट इट, दे ओनली केयर अबाउट व्हाट, कि यस दिस पर्सन इज द एग्जीक्यूटेंट, दिस पर्सन जिसने साइन किया है वॉज साइनिंग इट बिकॉज ऑफ हिज फ्री कंसेंट। बस ये चीज़ें वो देखते हैं, उनको इसके अलावा कोई मतलब नहीं कौन सी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, क्या है, इस डीड में क्या लिखा है, दे वोंट रीड इट। बस वो क्या देखेंगे, अच्छा ए ने साइन किया हुआ है, ठीक है, ए की कंसेंट थी, ठीक है, ए को हम जानते हैं, हाँ, वो अब क्या करेंगे, उसको साइन कर देंगे। अटेस्टिंग विटनेस कोई भी हो सकता है, बट उसको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसके अंदर ये नॉलेज होना चाहिए कि ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ये फ्री कंसेंट के साथ हो रहा है। अब कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, या कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि अटेस्टेशन कभी भी सिग्नेचर के बाद ही होता है, साइन करने के बाद ही अटेस्टेशन होता है। अगर क्या हुआ, मान लीजिए इस केस में ए और बी के बीच में यहाँ एक एग्रीमेंट होता है कि ठीक है, ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल करेंगे। ए बोलता है ठीक है, एक डीड बनवा ली ए ने, और ए ने उसको साइन नहीं किया, और वो विदाउट साइन उसको लेके जाता है सी और डी के पास। सी और डी से बोलता है कि भाई मैं तो प्रॉपर्टी बेचने वाला हूँ, अभी मैं साइन करूँगा, लेकिन यार अभी मेरे पास ना टाइम की कमी है, तो तुम लोग अभी इसको अटेस्ट कर दो, मैं बाद में साइन कर दूँगा। इस केस में अटेस्टेशन इनवैलिड हो जाएगा। पहली कंडीशन है कि एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी ड्यूली एग्जीक्यूटेड या ड्यूली साइंड, देन ऑल्सो द विटनेसेस कैन अटेस्ट इट। ये आपको अपने नोट में मेंशन करना है, क्योंकि अटेस्टेशन पे से हर बार नोट आता है। ऑफ हिज सिग्नेचर या मार्क हो सकता है किसी भी तरीके का, और ऑफ द सिग्नेचर ऑफ सच अदर पर्सन एंड ईच ऑफ whom has signed the instrument in the presence of the executant, but it shall not be necessary that more than one of the such witnesses shall have been present at the same time, and no particular form of attestation shall be necessary। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दी
कि भाई अटेस्टेशन कैसे भी हो सकता है, थंब इम्प्रेशन हो सकता है, साइन हो सकता है, नाम हो सकता है। ये क्लियर हो गया। 2 या 2 से ज़्यादा विटनेस हो सकते हैं, 2 मिनिमम है, मैक्सिमम कितने भी ले आओ, पूरे मोहल्ले को खड़ा कर दो, किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीन, एग्जीक्यूटेंट को या तो विटनेस को देखना है कि भाई इसने साइन किया है। मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, मेरे मिस्टर ए से कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है, आप दोनों विटनेस है, आप देख रहे हो कि हाँ मैं साइन कर रही हूँ, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आप दोनों यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं, मैंने पहले साइन कर दिया है, देन आई एम कमिंग टू एंड से कि यार देखो मैं तो ये ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, आप लोग साइन कर दीजिए। पर्सनल एक्नॉलेजमेंट, दिस इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अलाउड इन दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एंड उसके बाद क्या होता है, पहले तो साइन होना चाहिए, फिर अटेस्टेशन होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि विटनेस साइन होते देखें, वो बाद में अगर जिस पर्सन ने साइन किया है वो लेके जा रहा है डीड को, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो साइन होते देखें। इसके बाद कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है कि भाई यहाँ लेफ्ट साइड में साइन होना चाहिए, नहीं राइट साइड में होना चाहिए, या कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं पे भी उनके साइन, वैसे तो देयर इज दिस सेट फॉर्मेट जिसको सभी फॉलो करते हैं, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसा कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। अब ये क्लियर है आपको? इस डेफिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो सोचिए कि भाई ये क्या है, एग्जीक्यूटेंट लिखा है, पर्सनल एक्नॉलेजमेंट लिखा है, तो इस तरीके से ये क्लियर है आपको? कोई डाउट है इसमें? To attest means to testify a fact or to bear witness to a fact. Fact यहाँ पे क्या है कि yes, a property is being transferred. A is transferring a property to B. This is a fact. इसी फैक्ट को टेस्टिफाई करने के लिए विटनेस आए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अटेस्टेटर भी बोलते हैं। टू अटेस्ट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट मीन्स टू ऑथेंटिकेट द सिग्नेचर ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। अगेन जो अटेस्टिंग विटनेस है वो देखेंगे कि एग्जीक्यूटेंट ने ही साइन किया है, ऐसा तो नहीं किसी और ने साइन किया है, और इसको डरा धमका के दबाव में ला के। एक और चीज़ होती थी कि फैमिली में जो बुज़ुर्ग होते थे, फैमिली में जो ऐसा पर्सन होता था जो थोड़ा सा पावर होल्ड कर रहा होता था, वो बुज़ुर्गों को डरा धमका के क्या करता था, डीड बनवा ले आता था और कहता था इस पर साइन करो, सारी प्रॉपर्टी तुम उनके। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है, उनके 4 बच्चे हैं, उसमें से जो उनका बड़ा बेटा है वो काफ़ी दबंग टाइप का इंसान है, वो सेल डीड बनवा लाया, या सेल भी क्यों, गिफ्ट डीड बनवा लाया। उसने कहा कि आप ये सारी प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दीजिए, उसमें ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं। एक्स डर गए, वो दबाव में आ गए, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी दे दी अपने बड़े बेटे को। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने विटनेस का प्रावधान लेकर आए हैं कि वो देखेंगे कि अच्छा एक्स ने ही साइन किया है, ठीक है, अपनी फ्री कंसेंट से साइन किया है, फ्री विल से साइन किया है, उनको पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। कभी कभी बीमारी की हालत में साइन करवा लेते थे, पर्सन को पता ही नहीं होता था, वो इतने बीमार होते थे कि वो किस तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए वी हैव अटेस्टेशन। कोई भी हो सकता है क्या? विटनेस कोई भी हाँ, कोई भी हो सकता है, लेकिन विटनेस की एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए। इन केस किसी की डेथ होगी, हाँ, और कोई थंब इम्प्रेशन ले लेता है, हाँ, मतलब अभी मैं देख रही थी, रील में आ रहा था, तो जो उसकी अटेस्टेशन देंगे वो मतलब लीगल होगी कि इलीगल होगी, मतलब उसकी अटेस्टेशन मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? आई मीन वो एज अ अटेस्टिंग विटनेस वहाँ पे काम कर रहा है या एज अ एग्जीक्यूटेंट? एज अ एग्जीक्यूटेड तो काम कर ही रहा है, हाँ, लेकिन अगर कोई बोलता है कि हाँ हमने अटेस्टेशन दी है, वी आर द विटनेस, तो उनकी विटनेस जो अटेस्टेशन है वो लीगल होगी कि इलीगल होगी? ज़बरदस्ती कोई, जैसे मान लीजिए डरा धमका के किसी से विटनेस किसी को बना लिया गया, वो इनवैलिड होगी, वो इनवैलिड होगी, वो हम देखेंगे। एडिबो अटेस्टेंडाई, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इंटेंशन टू अटेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। आप मान लीजिए क्या हो रहा है, ए और बी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उन्होंने डीड को साइन किया, रास्ते से एक पर्सन निकल कर जा रहे हैं, उनने कहा भैया रुको, उन्होंने कहा हाँ क्या हुआ, कहा ये साइन कर दो, उसने कहा ठीक है, उसने साइन कर दिए। उसको नहीं पता, उसका इंटेंशन नहीं था, वो जानता भी नहीं था ए और बी को, पार्टीज को नहीं जानता था वो, लेकिन साइन तो उसने किया। दिस इज इनवैलिड, यू कांट डू दिस। इसलिए आप ऐसे किसी जानकार पर्सन से करवाते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में कल को कोई कन्फ्लिक्ट होता है, अब ए बोल दे कि भाई मैंने तो कभी साइन किया ही नहीं था, या बी बोल दे कि मैंने तो इनको पूरे पैसे दे दिए हैं,
इन्होंने अभी तक मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी। ऐसे जो भी केसेस होते हैं तो उसमें विटनेस आते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ हमने देखा था, दे वर कॉन्ट्रैक्टिंग विथ ईच अदर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में होता है। अभी हम और देखेंगे जिसके बारे में आपने बात की है ना, वो भी आने वाला है। इसमें क्या बोला गया है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 विटनेसेस एंड ईच विटनेस मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। अब ऐसा नहीं है कि ए ने साइन करके दे दिया सी और डी को और ए वहाँ से चले गए कि भाई तुम लोग साइन करते रहना, मैं 10 दिन बाद आके ले जाऊँगा। उनकी एब्सेंस में उन्होंने साइन करा, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। प्रेजेंस ज़रूरी है, या तो वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे चले जाए या फिर एग्जीक्यूशन के बाद जिसने एग्जीक्यूट किया है वो सामने से जाके अटेस्ट करवाए। हमारे स्कूल में भी हम लोग अक्सर जाते थे, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता था, बोला जाता था इसको अटेस्ट करवा के लाओ, तो हम अपने पर्सनल प्रेजेंस में जाके पर्सनल एक्नॉलेजमेंट के थ्रू करवाते थे उस चीज़ को साइन। तो ये इसकी वैलिड कंडीशंस है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बोथ विटनेस आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। ज़रूरी नहीं है कि दोनों सी और डी साथ में ही हो सकता है पहले ए सी के पास जाए, उनसे साइन करवाए, फिर डी के पास जाए। अटेस्टेशन कैन नॉट बी मेड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, पहले ए और बी को साइन करना होगा, तब जाके सी और डी का रोल आएगा। ऐसा नहीं कि बातें हो गई, दोनों के पार्टीज के साइन नहीं है, फिर आपने जाके उस पर अटेस्टेशन करवा लिया, दिस इज इनवैलिड। अब according to section 3 for a valid attestation minimum 2 competent witnesses are required, maximum there is no limit. Attestation could be done in 2 ways, 2 तरीके से होता है। attesting witness को either present at the time of the execution, देख लिया उन्होंने, पार्टीज, चारों पार्टीज प्रेजेंट है, 2 पार्टीज एग्जीक्यूट कर रही है, ट्रांजैक्शन कर रही है और विटनेस ने ये चीज़ होते देखी। दूसरा है could receive a personal acknowledgement for the transfer। ये चीज़ क्लियर है आपको, दोनों चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इंग्लिश लॉ, इसमें जो अप्रोच है दैट इज डिफरेंट, वो इंडियन लॉ से डिफरेंट है। इंग्लिश लॉ में भाई दिस इज कंपलसरी कि अटेस्टिंग विटनेस जो है उनका एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एमसीक्यूज में ना ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि इट इज़ कंपलसरी इन अंडर इंडियन लॉ कि प्रेजेंट रहो। नो, इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट इंग्लिश लॉ में इट इज़ कंपलसरी। ऐसा नहीं होगा कि ए और बी के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके बाद जाके उन्होंने उस सेल डीड को क्या किया है या कोई भी लीज डीड है उसको जाके अटैच करवाया है, तो दिस इज़ नॉट परमिसिबल अंडर इंग्लिश लॉ, बट इंडियन लॉ में दोनों चीज़ें परमिसिबल है। अब शामू पत्तर वर्सेस अब्दुल कादर का केस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1912 का केस है ये। अब इसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने कहा कि जो इंग्लिश लॉ है वो इंडिया में एप्लीकेबल होगा, मतलब आप बाद में उस चीज़ को अटैच नहीं करवा सकते, इंग्लिश लॉ को ही हम एप्लीकेबल करेंगे, शामू पत्तर के केस में कहा गया था। लेकिन बाद में इस चीज़ को ओवर रूल किया गया और नेप्रा वर्सेस साजर प्रमाणिक केस में 1927 का केस है, इस केस में ये कहा गया कि शामू's केस by applying the Amendment Act of 27 of 1926 which added the phrase attestation by a person who has received a personal acknowledgement। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में शामू पत्तर के केस को ओवररूल किया गया, फिर कहा गया कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। 1926 में इस पर्टिकुलर एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और ये ऐड किया गया ये टर्म पर्सनल एक्नॉलेजमेंट, दिस टर्म वाज एडेड, और उसके बाद से इस चीज़ को अलाउ कर दिया गया कि अब इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द विटनेस टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन, वो बाद में भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि स्क्राइब, इस पे से भी आता है, क्या स्क्राइब एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? स्क्राइब का क्या मतलब होता है? स्क्राइब वो होता है, मान लीजिए कोई अनपढ़ पर्सन है या कोई बहुत बीमार पर्सन है, वो लिख नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे, तो वो क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं और कोई पर्सन उनके बिहाफ में लिखता है चीज़ें। अगर मान लीजिए कि कहा उन्होंने कि तुम मेरे बिहाफ में इस पर्टिकुलर डीड को साइन कर दो, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। लेकिन उस केस में जो स्क्राइब है, अगर उसने उस डॉक्यूमेंट को साइन करा है, तब वो एज अ अटेस्टिंग विटनेस काम नहीं करेगा।
बट अगर महज उसने उस चीज़ को लिखा है, उस इंस्ट्रूमेंट को फॉर्म किया है, तब वो एज अ अटेस्टिंग विटनेस बन सकता है। कैपेसिटी अलग हो गई, पहले तो उसने साइन कर दिया, दैट इज़ नॉट अलाउड कि साइन करने के बाद वो विटनेस भी बन जाए। बट अगर उसने महज लिखा है, मान लीजिए एक बुजुर्ग इंसान है, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उन्होंने किसी पर्सन को बुलाया, वकील ही क्यों ना हो गया, वकील जी को बुलाया और कहा कि भाई आप ये चीज़ लिखिए इस इंस्ट्रूमेंट में, उन्होंने लिखी, अब वो हो गए स्क्राइब, उनको हम बोलते स्क्राइब। अब उन्होंने क्या किया, वकील जी से कहा कि आप तो हमारे नोन भी हैं, आप हमें जानते हैं, आप विटनेस बन जाइए। वो बन गए विटनेस, दिस इज़ वैलिड। लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरे बिहाफ में साइन कर दो। भाई उनका हाथ भी कुछ बीमारी की वजह से ही कांट इवन पुट हिज थंब इम्प्रेशन और समथिंग लाइक दैट, तब उन्होंने कहा आप साइन कर दो। उस केस में वो वकील जो हैं वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्होंने साइन कर दिया है। अब पार्टी इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन, इस चीज़ को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टी इंटरेस्टेड है ट्रांजैक्शन में कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, बट अ पार्टी इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, ध्यान से समझिएगा, पहला वर्ड है इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन। अगर पार्टी को इंटरेस्ट है ट्रांजैक्शन में, तब वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। बट अगर वो इन्वॉल्व है, सेकेंड वर्ड है इन्वॉल्व, मान लीजिए ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक और पार्टी है सी। एक इलस्ट्रेशन है, उसमें क्या होता है, ए को लोन चाहिए होता है। अब वो अपने फ्रेंड से सोचते हैं कि मैं लोन ले लूँ, लेकिन उनके फ्रेंड ये सोचते कि भाई मैं ए को लोन दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या गारंटी है कि ए मुझे लोन वापस करेंगे, और इससे हमारी फ्रेंडशिप भी ख़राब हो जाएगी। इन दैट केस जो ए है वो बी से कभी नहीं बोल पाते कि मुझे लोन की ज़रूरत है, लेकिन बी को ये बात पता होती है। बी जाते हैं सी के पास और कहते हैं कि भाई मेरा एक फ्रेंड है ए, उसको पैसों की ज़रूरत है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तुम ए को दे दो, ताकि उसको ये लगे कि तुमने उसको पैसा दिया हुआ है। अब क्या होता है, सी ए को पैसा दे देते हैं। इस केस में जो सी है, ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, ही इज जस्ट इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन। सॉरी, जो बी है ही इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, बट ही इज इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन। अभी दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई है, ए और सी। सी ने ए को लोन दिया है बी के कहने पे। अब इस केस में क्या होगा, ए एंड सी ये दोनों हो गई हैं पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, एंड बी क्या हुआ, पार्टी इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन। इस केस में जो बी है वो एक कॉम्पिटेंट अटेस्टिंग विटनेस है। लेकिन अगर यहाँ पे ए और बी के बीच में ही ये चीज़ हो रही होती कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, ए डायरेक्टली अपने दोस्त बी से ही पैसे मांगते और बी उन्हें दे देता, तब जो बी है वो कभी भी कॉम्पिटेंट अटेस्टिंग विटनेस नहीं बन पाते, बिकॉज ही इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। ही इज़ नो मोर इंटरेस्टेड बट ही इज़ इन्वॉल्व। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर वहाँ पे लिखा आ रहा है इंटरेस्टेड वर्ड, कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इन्वॉल्व लिखा आ रहा है कि इंटरेस्टेड, बच्चे गलती करते हैं। मैं एमसीक्यूज देख रही थी, इवन मैं भी कंफ्यूज हो गई कि भाई इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है, क्या लिखा है। तो ये सारे कीवर्ड्स बच्चे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर इंटरेस्टेड है दैन दैट पर्सन कैन बी एन अटेस्टिंग विटनेस, बट अगर इन्वॉल्व है तो भाई ऐसा थोड़ी होगा कि मैं खुद ही अपना ना एग्जीक्यूशन भी कर रही हूँ, खुद ही अटेस्टिंग विटनेस भी बन रही हूँ, रजिस्ट्रार भी खुद ही बन जाती हूँ, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। स्क्राइब हो सकता है, पार्टी इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन कैन ऑल्सो बी एन अटेस्टिंग विटनेस। ठीक है, ये किस केस में कहा गया था, कुमार हरिश्चंद्र सिंह दास वर्सेस बंसीधर 1965 में कहा गया था। अ पार्टी इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन कैन बी अ कॉम्पिटेंट अटेस्टिंग विटनेस। ये इलस्ट्रेशन आपको समझ में आया? ठीक है, ए और बी दोनों दोस्त थे, ए को ज़रूरत थी पैसे की बट वो बी से मांग नहीं पा रहे थे। इस केस में बी जाते हैं सी के पास और कहते हैं कि आई विल गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो आपको ए को देना है। इस केस में ए और सी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन बी वॉज अ पार्टी इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन। ये आपको इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़ना होगा। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिए उसको ध्यान से पढ़ना होगा कि वो इन्वॉल्व हो रहा है कि इंटरेस्टेड हो रहा है।
अब रिक्विजिट्स देखते हैं कि वैलिड अटेस्टेशन का क्या रिक्विजिट है। तो सबसे पहले तो देयर मस्ट ऑलवेज बी एटलीस्ट टू और मोर कॉम्पिटेंट विटनेसेस। अगर एक विटनेस है तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होगा। द एग्जीक्यूटेंट मस्ट साइन affix his mark thumb impression to the instrument। एग्जीक्यूटेंट पता है कौन होता है? जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो साइन कर रहा है उस डीड को, जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को बेसिकली। और सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंट एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट स्क्राइब। अक्सर होता है कि बुजुर्ग लोग ट्रांजैक्शन करते हैं और वो उस हालत में नहीं होते कि वो लिख सके, वो साइन भी कर सके। उस केस में वो स्क्राइब को बुलाते हैं या ऑथराइज करते हैं किसी पर्सन को। दिस इज ऑल्सो अलाउड। इस पे भी कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ऐसा लिखा हुआ है, कोई थर्ड पर्सन ही आके लिख रहा है, ट्रांजैक्शन में पार्ट ले रहा है, तो कैसे ये वैलिड है? नहीं, इट कैन बी अ वैलिड ट्रांजैक्शन। अब or the witness should have received from the executant a personal acknowledgement of his signature। दिस ऑल्सो आई एक्सप्लेन्ड यू। बाद में वो जाके साइन करवा ले अपनी प्रेजेंस में, इट इज़ ऑल्सो अलाउड। अब ईच विटनेस मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटेंट ने उनको वो डीड दे के चला गया और वो रूम से बाहर चला गया, फ़ोन पे बात कर रहा है, फिर उन्होंने साइन किया, ये भी अलाउड नहीं है। बट अगेन यू हैव टू प्रूव दिस थिंग्स। बट लॉ यही कहता है कि प्रेजेंस होनी ज़रूरी है एग्जीक्यूटेंट की, ताकि वो देखे, वो लोग भी चीज़ें समझ सके। भाई व्यक्ति के हाव भाव से समझ में आता है। अगर वो घबराया हुआ है, वो एकदम अफरा तफरी में लेके साइन करवा रहा है, तो लगेगा ना कि भाई तुझे हुआ क्या है, सब ठीक है। तो इस केस से बचने के लिए, ऐसे ट्रांजैक्शन से बचने के लिए, कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए अटेस्टेशन का प्रावधान लेकर आया गया। अब ईच पर्सन मस्ट साइन व्हेन द एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट। व्हेन द एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ईच पर्सन जो है उनको तभी साइन करना है जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। ये संतलाल वर्सेस कमला प्रसाद के केस में कहा गया था 1952 में। अगर वो उसको पहले ही साइन करके बैठ गए कि उनको पता है, सीओडी को पता है कि ए और बी फ्यूचर में 10 तारीख को, ठीक है, अगले महीने की 10 अगस्त को कोई ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, हम तो उस समय है ना बाहर रहेंगे, हम तो दिल्ली से बाहर रहेंगे, हम अभी साइन करके चले जाते हैं, दिस इज इनवैलिड। अगेन ऑल द अटेस्टिंग विटनेसेस नीड नॉट अटेस्ट एट द सेम टाइम। पहले सी कर दे, 5 तारीख को किया, फिर डी ने कर दिया 15 तारीख को, दिस इज ऑल्सो अलाउड। दोनों का साथ में होना ज़रूरी नहीं है। नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन इज नेसेसरी। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है। अब एम अब्दुल जब्बार वर्सेस एच वेंकटा शास्त्री का केस है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैंडमार्क केस है 1965 का। उस केस में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड अटेस्टेशन क्या है, जो अभी हमने पहले देखे कि पहले तो साइन होना चाहिए, विटनेस का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, नो सेट फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन इज़ देयर, और इसके अलावा 2 या 2 से ज़्यादा विटनेसेस होने चाहिए। तो ये सारी ही बातें इस केस में कही गई थी। इसके बाद जो आपने क्वेश्चन किया था, ये वही बात है, एनिमो अटेस्टेंडाई, इंटेंशन टू अटेस्ट। मुझे अगर पता नहीं है, मैं ऐसे ही रास्ते से जा रही हूँ या यहीं बैठे हो, आप मुझसे कहे कि मैंने साइन कर दो, मैंने कर दिया, फिर मैंने कहा यार ये मैंने क्यों किया, मेरी तो इंटेंशन नहीं थी, आई डोंट इवन नो सच पर्सन जिसके लिए मैं ये चीज़ साइन कर रही हूँ, दैट इज़ इनवैलिड। इंटेंशन टू अटेस्ट इज कंपल्सरी। अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, वो जाते हैं सी के पास और सी से बोलते हैं कि भाई आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप इसको साइन कर दीजिए, अटेस्ट कर दीजिए। सी ने कह दिया भाई मुझे नहीं करना, मुझे लफड़ों में नहीं पड़ना, मना कर दिया। तब वो ज़रूरी नहीं कि वो साइन करे, उनका इंटेंशन होना ज़रूरी है। वहीं वो डी के पास जाते हैं, डी ने कर दिया, कहा चलो ठीक है, क्या हो गया, साइन ही तो करना है। तो ऐसे यू हैव टू मेंशन, एनिमो अटेस्टेंडाई इज द टर्म यू हैव टू मेंशन कि इंटेंशन टू अटेस्ट होना चाहिए। ये कहा गया था अब्दुल जब्बार के केस में। कैन रजिस्ट्रार बी एन अटेस्टिंग विटनेस एज अ रजिस्ट्रार? क्या होता है भाई, इस केस में जो पार्टीज़ होती हैं वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाती हैं और उसमें एक विटनेस का साइन होता है कम।
अब वो रजिस्ट्रार से कहती कि भाई आपने तो सारी चीज़ें देख ली है, अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, आप तो समझ ही गए हो, आप तो हमें जानते हो, साइन कर दो आप इसको। तो इज दैट वैलिड? सो द कोर्ट सेड कि नो, इट इज़ नॉट वैलिड। अगर जो रजिस्ट्रार है वो इन द कैपेसिटी ऑफ अ रजिस्ट्रार, इन द कैपेसिटी ऑफ अ रजिस्ट्रार साइन कर रहा है, देन दिस इज इनवैलिड। क्योंकि रजिस्ट्रार का काम होता है कि वो उस पर स्टैंप लगाए, रजिस्ट्री का नंबर प्रोवाइड करे, वो उस काम के लिए वहाँ पे बैठा है, वो आपका विटनेस बनने के लिए नहीं बैठा। तो अगर आप बोले कि भाई एक विटनेस का साइन कम है, सर आप कर दो अटेस्ट, और वो कर रहा है, दैट इज इनवैलिड बिकॉज ही इज एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ द रजिस्ट्रार। लेकिन एट द सेम टाइम कोई रजिस्ट्रार है, वो अपनी ड्यूटी के बाद अपने घर पे बैठे हुए हैं, उनके मित्र आते और कहते हैं कि सर आप इसको साइन कर दीजिए, तब वो साइन करते, दैन इट इज़ वैलिड। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो किस कैपेसिटी में पर्सन उसको साइन कर रहा है। तो इस केस में यही कहा गया कि एज अ रजिस्ट्रार अगर वो साइन कर रहा है तब वो इनवैलिड है, लेकिन अगर वो अपनी कैपेसिटी से हटके, रजिस्ट्रार की कैपेसिटी से हटके साइन कर रहा है, तब दैट इज वैलिड। A registrar can be a valid attesting witness in a different capacity, provided that he had intention to attest. उसका intention था. He has either personally seen the executant signing the document, or the executant accepts the execution before him. वो डिफरेंट कैपेसिटी में, अब अपने घर पे बैठे हुए हैं, उनका इंटेंशन है, उन्होंने देखा है कि भाई हाँ इन्होंने इस चीज़ को साइन किया है, मुझे पर्सनल एक्नॉलेजमेंट देने आए हैं ये पर्सन, तब वो साइन कर सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ इनवैलिड अटेस्टेशन की भी इस केस में बात की गई। आपने बोल दिया कि भाई अटेस्टेशन ये है, वो इतना बड़ी प्रोसेस है, किसको ढूंढूं, क्या करूँ, मुझे तो नहीं करवाना, तब क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा आपके उस ट्रांजैक्शन पे या उस रजिस्ट्री पे, उसके बारे में भी कोर्ट ने कहा है। एक और केस है पदारथ हलवाई वर्सेस राम नारायण का केस है 1915 का। इस केस पे क्या होता है, जो मॉर्टगेजर्स होते हैं वो पर्दा नशी लेडीज होती हैं। पर्दा नशीन का क्या मतलब होता है? हाँ, तो उस केस पे क्या होता है भाई, जो लेडीज थी, 2 लेडीज थी, तो उन दोनों को क्या करना था, एक मॉर्टगेज करना था अपनी सर्टेन प्रॉपर्टी को। अब वो पर्दे के पीछे बैठी हुई थी, दे वर मुस्लिम्स। तो क्या होता है, अटेस्टिंग विटनेस आके साइन करते हैं, वो अटेस्टिंग विटनेस को पर्दे के पीछे से कहती है कि यस मैं ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, वो हाथ निकाल के ऐसे थंब इम्प्रेशन लगा देती हूँ स्ट्रीट पे। फिर जब ये ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तब ये बात उठती है कि दिस ट्रांजैक्शन वॉज इनवैलिड बिकॉज वो पर्दा नशी लेडी का तो आप चेहरा देख ही नहीं पा रहे थे अटेस्टिंग विटनेस, क्योंकि उन्होंने तो अपने चेहरे को ढक रखा था। अब उनको कैसे पता कि ये वही लेडीज़ थी या ये अपनी फ्री कंसेंट से इस चीज़ को साइन कर रही थी? तब कोर्ट ने कहा दिस इज़ एन एक्सेप्शन। वही उनकी कल्चर है, अगर उनको पर्दे में रहना है तो आई कांट टेल देम कि आप पर्दे से हट के उस चीज़ को साइन करिए, वो उनका कल्चर है। और उस समय उनकी आवाज़ को विटनेस ने रिकॉग्नाइज़ किया, उनकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके विटनेस ने उस चीज़ को अटेस्ट किया है। सो दिस इज़ अ वैलिड अटेस्टेशन। तो पर्दा नशी के केस में भी ये भी आता है, स्पेसिफिकली ये पूछ लेते कि पर्दा नशी के केस में क्या होगा, तब राम नारायण का केस आपको मेंशन करना है। अब वो विटनेस को नहीं दिखी, देन ऑल्सो इट वॉज अ वैलिड अटेस्टेशन। प्राइवेट काउंसिल हेल्ड दैट द डीड वॉज प्रॉपरली अटेस्टेड। बहुत सारे ऐसे पहले ना केसेस होते थे जिसमें कहीं पे इनवैलिड बोलते थे, कहीं वैलिड बोलते थे। फिर प्राइवेट काउंसिल ने पर्टिकुलरली इस केस पे हेल्ड किया कि यस इट वाज प्रॉपरली अटेस्टेड। अब इफेक्ट क्या होता है इनवैलिड अटेस्टेशन का? तो इट मेक्स द डीड ऑफ प्रॉपर्टी इनवैलिड। वो पूरी डीड ही इनवैलिड हो जाएगी अगर आपने अटेस्टिंग विटनेस नहीं लाए हैं, या एक विटनेस ने साइन किया है, या एग्जीक्यूशन के पहले साइन करके वो विटनेस बैठे हुए हैं। नो प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर इट अगर इट इज़ नॉट वैलिडली अटेस्टेड। द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। जब हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे तब हम पढ़ रहे थे ना लीगली एनफोर्सिबल,
तो दिस इज वाई इट वॉज लीगली एनफोर्सिबल, क्योंकि सारे आपने प्रोसीजर को फॉलो किया था। अगर आप पहले जाते हैं कोर्ट के पास, पिटीशन फाइल करते हैं, ये पर्टिकुलर आपने डीड का एक फोटोकॉपी कोर्ट को प्रेजेंट करा, कोर्ट ने देखा अटेस्टेड नहीं है, कोर्ट वापस कर देगा, कोई केस ही नहीं बनता, कॉग्निजेंस ही नहीं लेगा केस कोर्ट। तो इस तरीके से एनफोर्सिबल बनाने के लिए यू हैव टू अटेस्ट द डॉक्यूमेंट। नाउ if the document is for mortgage, it can neither operate as mortgage nor as charge, but still it is admissible as the evidence of personal covenant to repay that। कृष्ण कुमार के केस में ये बात कही गई थी कि आपने कोई मॉर्टगेज डॉक्यूमेंट को साइन किया, उसको अटेस्ट नहीं करवाया। अब ये जो है ये मॉर्टगेज की तरह तो काम नहीं करेगा। मॉर्टगेज में क्या होता है, आप प्रॉपर्टी किसी पर्सन के पास रखते हैं एज अ सिक्योरिटी और उस पर्सन से फिर आप लोन उठाते हैं। अब इसमें ये जो डीड है, ये मॉर्टगेज डीड जो साइन हुई है, ये इनवैलिड होगी, लेकिन रीपेड लोन करना पड़ेगा। दिस इज एडमिसिबल बट मॉर्टगेज डीड विल बी इनवैलिड। फिर इन द केस ऑफ कुंदन लाल वर्सेस मुशर्रफी बेगम, transfer of property by the Pardanishi women, when the attesting witness could not see her but could hear her voice, the attestation was held valid। अगेन राम नारायण के केस के बाद एक और केस हमारे सामने है, कुंदन लाल का केस। इसमें भी पर्दानशी वुमेन की बात हुई थी, इट वॉज हेल्ड अ वैलिड